हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको डिस्कस करेंगे वो है इंडिया 116 लीजेस। इसका फटाफट एक क्विक रिवीजन हम करेंगे ताकि जल्दी से हम इसको लास्ट डे पर एलडीआर में इसको रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्या कि इंडिया 116 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होता है ये हर लीज पर, एक्सेप्ट किसके, एक्सप्लोर माइनिंग की है, ऑयल गैस वगैरह अगर कोई एक्सप्लोरेशन का है तो उसकी कोई लीज वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इंडिया 41 जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पर नहीं होता। 115 जहाँ अप्लाई हो रहा होगा वहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। 38 जहाँ अप्लाई हो रहा होगा अगर वहाँ पर कोई लाइसेंस या एग्रीमेंट है, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लाइसेंस या एग्रीमेंट है, लाइसेंस एग्रीमेंट बना हुआ है, या फिर कोई भी आपका पेटेंट का, नो हाउ का, वीडियो, मोशन पिक्चर, कॉपीराइट, किसी भी तरह का अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट बना हुआ इंडिया 38 में, तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके अलावा जो इंटेंजिबल एसेट्स पे जो आती है इंडिया 38 में, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं लीज का मतलब क्या। सब क्या बात करेंगे, व्हाट डज मीन्स लीज क्या किसे कहेंगे हम आइए वो देखते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले लीज होने के लिए कहना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इधर से शुरू करते हैं। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका लीज कम्प्लीटली लीज भी हो सकता है, उसमें नॉन लीज का भी कोई पोर्शन हो सकता है, यानी कि पार्सल नॉन लीज भी हो सकता है, सिर्फ लीज भी हो सकता है, और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होनी चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए राइट टू यूज़। राइट टू यूज़ किस चीज़ का, एक एसेट्स का। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उस एसेट्स को हम क्या, उस एसेट्स में क्या क्या कंडीशन है, किस एसेट की हम बात कर रहे हैं। यानी कि एक एसेट्स के राइट का यूज़ होना चाहिए, और उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम भी जो है अपना डिफाइन होना चाहिए। ये टाइम आपको कुछ हो सकता है, टाइम में हो सकता है, यूनिट में हो सकता है, किसी भी अमाउंट ऑफ यूज़ में, कि एक हफ्ते के लिए यूज़ करेंगे, हर रोज़ 4 घंटे के लिए यूज़ करेंगे, 6 महीने के लिए यूज़ करेंगे, इतने सालों के लिए यूज़ करेंगे। एक पीरियड ऑफ टाइम इसमें हमारा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। राइट टू यूज़ होना चाहिए ऑफ एन एसेट्स। एसेट्स क्या, अच्छा राइट टू यूज, और ये भी किस में होना चाहिए, इन एक्सचेंज ऑफ एन कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हमारा लीज नहीं बनेगा। अब बात करते हैं एसेट्स के। एसेट्स होने चाहिए वो आपके होने चाहिए आइडेंटिफाइबल एसेट्स, यानी कि आइडेंटिफाइड एसेट्स, जो आपने एक आइडेंटिफाई कर ले भी ये एक एसेट्स है, उसी के ऊपर हमारी यहाँ पर बात होगी। इसके अंदर क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल किस, आइडेंटिफाइड एसेट्स किसको मानेंगे हम। अगर हम उसकी बात करें किसको मानेंगे, तो हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर लेसी को क्या चाहिए, मार्क्ड एप्लिसिटी, एक्सप्लिसिटी उसकी जो है मार्क्ड होनी चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए ये ही है। एक एसेट्स को डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए कि एसेट्स है, एसेट्स ए, इसकी इसको ही कर दिया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हो गई। और इम्प्लिसिट का होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिफाइबल हो, जैसे कि कोई केबल पाइपलाइन है, आइडेंटिफाइड कैसे माने जाएंगे, कैसे मानेंगे आपकी आइडेंटिफाइड है। कस्टमर को ने ऑब्टेन कर लिए हैं सब्सटेंशियल कैपेसिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास सब्सटेंशियल उसके जो राइट आ गया 90% प्लस की उसके हमारे पास राइट है, लेसी के पास राइट है, तो इसका मतलब कि उसके पास क्या आ गया, कस्टमर के पास क्या आ गया, आइडेंटिफाइबल हो गई है उसके सब्सटेंशियल कैपेसिटी उसकी, अब कस्टमर यानी कि लेसी के पास है। और इसमें क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट, यानी कि एसएसआर। सब इसको हम सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट किसको बोलेंगे, कि जो लेसर है जो आपको असेट्स दे रहा है लीज पर, वो किसी भी तरह से उसको सब्सटीट्यूट ना कर पाए, उसका ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए। यानी कि सप्लायर के पास ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए एसएसआर। प्रैक्टिकली हम इसको कैसे देंगे, तो सब्सटीट्यूट असेट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज़, मतलब पूरे पीरियड जितना हमें डिफाइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें वो उस असेट्स को सब्सटीट्यूट ना कर सके। सब्सटीट्यूट ना करने का मतलब क्या है कि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उस सब्सटीट्यूट करने से एसेट्स को, उसको कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो रहा हो सप्लायर को, और सप्लायर जो है उस पीरियड को कर पाएगा अगर, तो एसएसआर उसके पास होगा, वो उसको नहीं करना चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाइड एसेट्स हमारी बन जाए। उसके बाद बात हम करेंगे पीरियड ऑफ टाइम की, राइट ऑफ यूज़ की। राइट ऑफ यूज़ की हमने बात कर ली, अब करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की बात। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम और राइट टू यूज़, इसको कहेंगे राइट टू कंट्रोल या फिर डायरेक्ट यूज़ ऑफ एसेट्स। और एक होता है कस्टमर, यानी हमने बात कर ली कस्टमर के पास सब्सटेंशली सारे बेनिफिट कस्टमर को होने चाहिए। और वो कैसे वो उसको लेगा, मतलब सप्लायर के पास अब कोई राइट बचा नहीं है उसका। इन शॉर्ट हम बात ये कर रहे थे होल्डिंग एसेट्स, उस एसेट्स को होल्ड करके जो राइट आ रहा है वो किसके पास होना चाहिए, कस्टमर यानी कि लेसी के पास। उसकी यूज से हो, सब लीज से हो, गवर्नमेंट ग्रांट से, किसी भी तरह से कोई एनर्जी क्रेडिट है उसके थ्रू हो जाए, लेकिन इसके जितने भी जो बेनिफिट है वो किसको होना चाहिए, कस्टमर को यानी कि लेसी को। और जो उसका राइट टू कंट्रोल है, यानी कि डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट्स जो है वो भी किसके पास हो, लेसी के पास हो। इसका क्या मतलब, राइट टू कंट्रोल कब कहेंगे, कि जिसका हाउ एंड फॉर वट पर्पज़ यूज़ क्या हुआ, लेसी डिसाइड करेगा। सप्लायर उस ऐसे कुछ पर्पज़ में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। वो कस्टमर ने, अगर कस्टमर ने कोई डिज़ाइन कराई है एसेट्स, उसमें भी ये दो होना चाहिए। कस्टमर का डिज़ाइन कराता है कोई एसेट्स विद वन एंड टू, यानी कि हाउ एंड फॉर वट पर्पज इट इज़ यूजिंग। और सेकंड क्या, सप्लायर जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता।
हाँ, लेकिन अगर सप्लायर के पास, लेसर के पास कोई प्रोटेक्टिव राइट्स हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, प्रोटेक्टिव राइट का उनके पास रहेंगे। प्रोटेक्टिव राइट किसको मानेंगे हम? कोई अगर मैक्सिमम लिमिट लगा देता है कि 20 मशीनरी का मैक्सिमम लोड इतना है कि इससे ज़्यादा लोड मत डालना मशीन के ऊपर, या भी कहाँ सेट चीज़ हो सकती है, अगर कोई उसका फिक्स प्लेस से उसको हिलाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कब यूज़ की जा सकती है, या फ्रीक्वेंटमेंट उसकी कितनी ऑपरेटिंग, उसकी इंस्टीट्यूशंस जो है इंस्ट्रक्शंस अगर कोई देता है, रिक्वायरमेंट अगर कोई बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे चलेगी, उसके चलने का कोई तरीका बता रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप यही तरीका क्यों बता रही है, तो उसके ऊपर जो है आप कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या है, कवर इन्फो एंड यूज टू लेसी। इसके बाद हम ये जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हम थोड़ा एक बार होल्ड करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कॉन्ट्रैक्ट में लीज भी हो सकता है और नॉन लीज भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको अलग अलग करें। सबसे पहले कि लीज कैन बेनिफिट इंडिपेंडेंट फ्रॉम सच कंपोनेंट। मान लो कोई दो चीज़ें हैं तो देखना है कि दोनों अलग अलग कंपोनेंट से लेसी को अलग अलग फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए उन दोनों से अलग अलग फ़ायदा नहीं हो सकता, मगर उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो मगर क्या है, या तो आप अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले रहे अलग अलग कंपोनेंट की, जैसे कि कोई एडमिन हो रेड है, कोई हाउस टैक्सेस में कोई अलग से सर्विसेज नहीं है आपकी उसका, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट हो सकता है, कोई इंश्योरेंस चार्ज है, कोई कन्वर्जन चार्जेज है। या फिर आपका क्या हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम वन कंपोनेंट, कि आप किसी एक कंपोनेंट से नहीं ले सकते, जब मशीन एंड एसेसरीज है, कंपोनेंट है, उसके इंटीग्रेटेड कोई पार्ट है, तो इस तरह के हो सकता है कि इसमें आप जो हर एक कंपोनेंट से अलग अलग बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उसको आप क्या करें, सेपरेट ना करें, उसको एक ही लीज मान के उसको एज इट इज़ आगे जनरलाइज करें अकाउंट्स में। मान लीजिए आप अलग अलग से ले सकते हैं, अलग अलग से कैसे ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं, आपका कोई फर्निशिंग, आप ये कोई मेंटेनेंस ऑफ मशीन है, या फिर दो या ज़्यादा मशीन्स को आपने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर लिया है, या फिर आपने जो मशीन ली है उसके साथ साथ आपने कोई परचेज उसमें एग्रीमेंट में किया गया, रॉ मटेरियल भी लेंगे, कोई वाटर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लेंगे साथ में, तो सारे ऐसे आ जाते हैं। इनको आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके अलग अलग वैल्यू आप बेनिफिट निकाल सकते हैं। अब इसमें ये दो चीज़ें आती है, क्या उसके ऊपर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट ऑप्ट किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है, यहाँ पे हम बात करें पहले नहीं किया है, और सेपरेशन रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर सेलेक्ट कर लिया आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट, इसकी हम बात करें क्या होता है इसमें। जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आप ऑप्ट कर लेते हैं उसको, तो उसमें आपको सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एक ही सिंगल कंपोनेंट मान लें और उसको ऐसे ही काउंटिंग करें। अब बात करते हैं कि अगर हमने ऑप्ट नहीं किया और उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जब हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपकी कितनी कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, आप वो देखेंगे। ये स्टेप्स हैं लगातार। उसके बाद आप क्या करेंगे, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को अलग अलग देखेंगे, कैसे कि कौन सा आपकी मशीन है, कौन सा आपका रॉ मटेरियल है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर देखें क्या इन दोनों के अलग अलग स्टैंड अलोन प्राइस हैं आपके पास, कि मान लीजिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है 1,20,000 रुपये का, और फिर आपको देखना है कि इनके अलग अलग का, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आपके पास की मशीन, अगर सिर्फ मशीन हम मार्केट में ले जाए तो 1,00,000 की आएगी, और जो रॉ मटेरियल हमने इसके अंदर लिया है वो मान लीजिए हम लेने जाएंगे तो 30,000 का आएगा। तो आपके पास ये जो उनकी स्टैंड अलोन प्राइस के अलग अलग अगर हम लेंगे इतना है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिया तो हमें 120 का ये हमारे पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस होगी, उसके बाद करेंगे कंसिडरेशन टू ईच कंपोनेंट। अब जो ये 120 है, हम इसको क्या है इन दोनों में एलोकेट कर देंगे इन दिस रेशो, जो उनके स्टैंड अलोन प्राइस है इस रेशो में। और मान लीजिए अप्लाई हो रहा है अदर इंडियाज ऑन लीज, तो अगर कोई इसके ऊपर कोई इंडिया सप्लाई हो रहा है रॉ मटेरियल का, अगर इन्वेंट्री वाला इंडियाज टू अप्लाई हो रहा है तो ऐसे देख लेंगे, कोई और अगर आपके पास कोई और कंपोनेंट उसके ऊपर कोई और इंडिया सप्लाई हो रहा है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद बात आती है जो कंसिडरेशन कैसे कैसे करना है, जो हमने आपको एक तरीका बताया उसमें देखिए कि आपके पास यानी कि स्टैंड लोन प्राइस अवेलेबल है, कंपोनेंट प्राइस अवेलेबल है, तो उनको क्या कर दो, जो भी आपकी लीज पेमेंट है उस रेशो में आपको डिवाइड कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया 1,30,000 में डिवाइड, यहाँ पे इसको एलोकेट किया। मान लीजिए अगर आपके पास सबके नहीं है लेकिन कुछ की हैं, तो जिन जिन के अवेलेबल है उसको लेस कर दो, जो बाकी हम कंपोनेंट के लिए जो बैलेंस बच गया वो वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का भी नहीं है तो जो यूज रेशो इन कॉन्ट्रैक्ट उसी को आप यूज़ करें, जो हमने यहाँ पे करके दिखाया था फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में हमारा आता है। अगर सॉरी, ये तो स्टैंड लोन का है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ आपका कि कि हम 90,000 और 30,000 कर रहे हैं, तो आप वैसे लेके चलो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। अवेलेबल है तो उनके रेशो में, नहीं है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में वैसे अगर कुछ के हैं, जो जिनके हैं उनके SAP के हिसाब से लो, और जो बाकी बच गया अमाउंट, जो बैलेंस बच गया वो बाकी सब कंपोनेंट के लिए हो गया। और जो एलोकेशन एग्री किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में पहले दो केसेस में, जहाँ पे SAP अवेलेबल है, चाहे एक का हो या सबका हो, अगर किसी का भी अवेलेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाला हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, अगर नहीं है तो फिर उसी रेशो में चलेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लीस्ट टर्म। लीस्ट टर्म क्या होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
लीज टर्म की बात करें तो सबसे पहले ऐसे लीज टर्म जो नॉन कैंसिलेबल है, जो लिख दिया भी इतने साल के लिए तो होगा ही होगा, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। उसमें और क्या एडिशन आप करेंगे, सबसे पहला करेंगे ऑप्शनल रिन्यूअल पीरियड। यानी कि इसमें आपका कोई ऐसा पीरियड है, आप कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि 7 साल के लिए तो मिनिमम आपको ये करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसके बाद आपके पास 2 साल का ऑप्शन हो रहा है कि अगर आप 7 साल के बाद चाहें तो आप 2 साल के लिए इसको जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। और आपको लगता है, लेसी को लगता है कि हाँ वो ऑप्ट कर लेगा उसको, तो हम इसको भी इसमें काउंट करके चलेंगे। ये कंडीशन है कि अगर उसको लगे सर्टेन है वो कि हम इसको ऑप्ट करने वाले हैं तो। और कोई टर्मिनेबल पीरियड है कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं, कि मान लीजिए हमने कहा कि उसके बाद आप 1 साल आपके पास है कि अगले 1 साल में आप जब चाहें उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। और हम यानी कि ऐसे नहीं चाह रहा कि हम इसको जो है टर्मिनेट करेंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। रीजनेबल सर्टेनिटी ऑप्शनल रिन्यूअल पीरियड की कब आएगी, इसको देखते हैं। यह है कि अराइजेज फ्रॉम इकोनॉमिक बेनिफिट टू लेसी, की लेसी को कितने इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं उस नेक्स्ट रिन्यूएबल पीरियड का जो ऑप्शन है उसको लेने से, और नहीं हो रहा है। अगर उसको लगता है कि जो हम पेमेंट करेंगे लेस, जो इसकी पेमेंट करेंगे वो कम है और हमारे बेनिफिट ज़्यादा, तो करेगा ऑप्ट, तो सर्टेन है और दिखेगा कि हाँ भी ये करने के फ़ायदे हैं। फैक्टर्स फॉर जजमेंट आप क्या करेंगे कि आपका जो है लोअर रेंट है या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इंकर्ड होगी, कोई अच्छी इंप्रूवमेंट है, कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, और बिजनेस आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो आप इसको करते हुए दिखाई देंगे। ये आप कब कैलकुलेट करेंगे, कमेंसमेंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कब जब आपको एसेट प्रोवाइड कराई जा रही है लेसर से लेसी को। और ये एसेस आप कर सकते हैं जब कोई भी आपका बिजनेस डिसीजन अगर वो इफेक्ट हो, आपके लिए सिस्टम को इफेक्ट करे, या फिर कोई भी ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आए जो आपके लिए सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, तो आप इसको रीअसेस भी कर सकते हैं। अगर आपका लीज टर्म सीजनल बिजनेस के ऊपर है तो पार्ट ऑफ द ईयर को नंबर ऑफ ईयर से करेंगे, यानी कि आपने किया कि हम हर साल जून से जून जुलाई और अगस्त में जो है ये लीज पर रहेगा हर साल के इन 3 महीनों में। और 10 साल के लिए तो आपके कितने हो गए, 3 मंथ इंटू 10 ईयर, यानी कि 30 मंथ्स के लिए आपकी लीज होगी। तो आपका जो लीज पीरियड है, लीज टर्म, वो 30 मंथ्स की होगी। इसके बाद देखते हैं हम बुक्स ऑफ लेस्यू, इनकी अकाउंटिंग। ये आपको एक अलग उसमें हम दिखाएंगे। एक यहाँ पे आपका एक पोर्शन था प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जो आपको समझ आएगा ना, ये आएगा जब आप इनकी काउंटिंग समझ चुके हैं, उसके बाद तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में ही लेंगे। इस वीडियो के लिए भी इतना ही। इसके 2 पार्ट्स हम और लेके आएंगे, जिसमें आपको हम पूरी लेसी की बुक्स, यहाँ से बुक्स ऑफ लेसी में क्या करना है, उसके बाद बुक ऑफ लेसर में क्या करना है, और प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट में जो बताए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम अभी लीजेस कर रहे थे, उसमें अभी तक हमने जो देखा वो ये था कि हम लीज किसको कहते हैं, कहाँ एप्लीकेबल होती है, उसका मीनिंग हमने देख लिया। उसके बाद मीनिंग को अच्छे से हमने यहाँ पे एलोपरे कंडीशंस हैं उसकी, हमने वो सब यहाँ पर देख। उसके बाद हमने लीज टर्म के बारे में कुछ बातचीत की, और अब हम आज जो करने जा रहे हैं इसके बारे में हम सारी बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे अलग अलग करें, उसमें एलोकेशंस कैसे होगा प्राइस का, वो हमने सारी बातचीत यहाँ पर कर ली थी। उसके बाद हमने लीज टर्म के बारे में जान लिया, लीज टर्म कब होगी, कितनी होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे बुक्स ऑफ लेसी की। यहाँ पर हम जो बात करेंगे बुक्स ऑफ लेसी कि बुक्स ऑफ लेसी में इसको अकाउंटिंग कैसे होगी और क्या कुछ हमें करना है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, इसमें यह आगे कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लिया है, जो हमारा इसका एक पेंडिंग पोर्शन था पीछे नोट्स में, क्या आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट है। सबसे पहले तो ये ऑप्शनल होता है कि हमें लेना है नहीं लेना, वो चॉइस कंपल्सरी नहीं है। और ये ऑप्शन कब अवेलेबल है, आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का मीनिंग होता है कि आपके पास एक रिलैक्सेशन है, अगर आप इसको आम भाषा में क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन। एक रिलैक्सेशन आपकी लेसी के पास क्या होती है यहाँ पर, कि ये रिलैक्सेशन ले सकता है जब आपकी शॉर्ट टर्म लीज हो, यानी कि 12 मंथ से कम की हो, और परचेज ऑप्शन उसमें आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो कि आपकी लो वैल्यू एसेट्स हो। IFRS में, यानी कि जो ग्लोबली गैप है, US गैप, IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो, उसमें $5,000 लिया गया। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी इसमें ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है ICAI के द्वारा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और साइज ऑफ एंटिटी के बेस पे कोई नहीं मैटर करता कि साइज एंटिटी बहुत बड़ी है तो हम इसकी जो वैल्यू लो वैल्यू किसको माने, वो एक स्टैंडर्ड ही रहेगा हर एंटिटी के लिए। इसमें से कोई लैपटॉप, आपका कोई मोबाइल, ऐसे कुछ छोटी मोटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। कि आप इसको, अगर आप ऐसा प्रैक्टिकल एक्सीडेंट लेते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी, जो भी आपकी अमाउंट होगी उसको आप क्या करेंगे, रेंट पेमेंट में ले लेंगे।
P&L में डालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे, जो आप पेमेंट करें वो आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। कोई एसेट्स लायबिलिटीज़ में आप बुक नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अगर आप और रिन्यू हो रही है, अगर शॉर्ट टर्म की है लेकिन हर 12 महीने बाद वो रिन्यू हो जाती है, तो हर उसको अलग अलग लेंगे। 12 मंथ की से कम की है, रिन्यू हो रही है, कोई बात नहीं, हमारे लिए शॉर्ट टर्म ही है। आप कंबाइन नहीं करेंगे, किसी भी लीज को कंसिडर करेंगे, हर एक लीज को अलग अलग की 2-3 अलग अलग लीज है तो उनको एक साथ करके वैल्यू नहीं देखेंगे, सबकी अलग अलग वैल्यू यहाँ पर लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको जो दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यू टू कोविड है वो पेंडिंग है, वो भी हम बाद में करेंगे। इसके बाद बात आती है कि आप ये नहीं लेते तो इसमें दो चीज़ें हैं। ये क्या है, जनरल एंट्री। तो नहीं लेते तो क्या करेंगे, आपकी जनरल एंट्री यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कमेंसमेंट डेट पर आप क्या जनरल एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री होगी आपकी राइट टू यूज अकाउंट डेबिट, यानी कि ROU अकाउंट, राइट टू यूज एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लीज लाइबिलिटी, टू बैंक अकाउंट, टू एडवांस पेड एंड टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। अब इनको एक एक करके हम देखें कि एंट्री में क्या क्या पार्ट है और कैसा क्यों है। सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं लीज लाइबिलिटी से। लीज लाइबिलिटी यानी कि आपकी जो भी आपने लीज पेमेंट्स करनी है इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ लीज पेमेंट्स करनी होंगी, यानी कि जो आपकी लीज में होंगी, तो उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपका जो भी डिस्काउंट रेट होगा उससे डिस्काउंट करते हुए, जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया। अगर आप ऑलरेडी कोई पे कर चुके हैं, यानी कि एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, आज की डेट में कोई पेमेंट करने वाले हैं, तो उस आज की पेमेंट, आज की डेट में भी कोई पेमेंट कर चुके हैं, तो वो नहीं होगा। जो आपने अभी पे नहीं किया है वो सारे इसमें आप इंक्लूड कर कर चलेंगे। डिस्काउंट रेट आपका क्या होगा, कोई भी आपका इम्प्लिसिट रेट है, अगर लीज में कोई है तो उसको ले लेंगे। अगर आपका लीज में कोई नहीं है तो उसके बाद आप लेंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, जो कि लेसी का होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन याद रखना कि लेसी का हमें इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पहले लेना है, लेसर का नहीं। अगर लेसी का भी अवेलेबल नहीं है फिर आगे सोचेंगे, लेकिन अगर लेसी और लेसर दोनों का दिया हुआ है तो आप किसका लेंगे, लेसी का। इसमें से आप क्या करेंगे, आपकी क्या जाएंगे, यहाँ से आपकी क्या जाएंगे लीज लायबिलिटी। इसमें से आप लीज इंसेंटिव अगर कोई दिए हुए हैं, लेसर ने आपके बार इंसेंटिव दे देता है कि आप इतने साल के लिए लीजिए तो हम किसी साल में आपका लीज रेंट कम कर देंगे, या कुछ और नॉन कैश यानी मतलब काइंड में देते, तो सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करते हुए चलेंगे। कोई इंप्रूवमेंट टू लेसी दे देता है या कोई कैश दे देता है तो हम उसको एडजस्ट करके चलेंगे, लीज पेमेंट में से हम उसको डिडक्ट कर देंगे। अब लीज पेमेंट्स में आता क्या क्या है, लीज लायबिलिटी निकालने के लीज पेमेंट में आता क्या क्या है, तो उसमें आएंगे आपकी कोई भी फिक्स्ड पेमेंट है वो आ जाएंगी। इन सब्सटेंस फिक्स्ड है कि भी कोई रॉ मेटेरियल वगैरह का कंपोनेंट है तो उसको अपने साथ लेके चलें, कितना तो कम से कम रॉ मेटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा, तो उसकी एक इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट वो आ गई। उसके बाद कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है, किसी के ऊपर इंडेक्स या रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि अगर हमारा जो इंडेक्स है, बोरिंग इंडेक्स है, वो इतना रहा, या फिर जो लिबोर रेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो वो आपकी वेरिएबल होती रहेंगी, तो वो इसमें आ जाएंगी। कोई रेजिडुअल वैल्यू गारंटी है कि मशीन की वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इतनी कम से कम रहनी चाहिए मिनिमम, तो वो कोई अमाउंट है उसकी गारंटी है तो वो आ जाएगी यहाँ पर। परचेज ऑप्शन अगर आपके पास है कि एक्साइज, तो उसका जितना भी एक्साइज प्राइस होगा और सर्टेन है, अगर आपके यहाँ परचेज ऑप्शन ले लेंगे तो उसका जो भी आपके पास परचेज प्राइस का जो ऑप्शन होगा आपको यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। या कोई पेनल्टी लगती है टर्मिनेशन पे, आपको लगता है कि हम टर्मिनेट कर देंगे बिफोर जो लीज टर्म होने से पहले, और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, तो उस पेनल्टी को अगर आप सर्टेन इस चीज़ के लिए तो यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो ये आपकी सारी आ जाएंगी लीज पेमेंट। इसमें आपकी फिक्स्ड पेमेंट है उसमें आपके हाउस टैक्स कन्वर्जन चार्जेस आ जाएंगे इंसेंटिव रिसीवेबल्स को लेस करके। उसके बाद करते हैं कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज में भी हो सकती है कि मान लीजिए आपकी लीज पेमेंट जो सारा फॉरेन में सेट्स है, तो आप क्या करेंगे, इन रेस 21 के हिसाब से जो आप फॉरेन करेंसी में इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट इन फॉरेन करेंसी और कन्वर्ट करेंगे फिर आप इसको अपनी इंडियन करेंसी में। आपकी लीज लायबिलिटी और ROU को आप करेंगे स्पॉट रेट पर, लीज पेमेंट को करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के हिसाब से, लीज लायबिलिटी को करेंगे आपका जो भी क्लोजिंग स्पॉट रेट होगा क्योंकि हर पीरियड एंड पे, और जो भी डिफरेंस होगा, एक्सचेंज डिफरेंस होगा, हम उसको P&L में डाल देंगे। और इसके अलावा एक एडिशनल शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे फंक्शनल करेंसी में, जिसमें आपको ओपनिंग बैलेंस होगा एज पर रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपका फाइनेंस कॉस्ट आएगा, या तो चार्जिंग डेट पर, चार्जिंग डेट का आपके पास अवेलेबल नहीं है एक्सचेंज रेट, तो एवरेज एक्सचेंज रेट होगा उसके बेस पर पेमेंट डेट का रहेगा, पेमेंट के रेट पे एक्सचेंज रेट पर क्लोजिंग बैलेंस का रहेगा, क्लोजिंग का जो रेट होगा उसके ऊपर कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको आप क्या करेंगे, P&L में डाल देंगे, क्योंकि आपकी एक अलग से सीट यहाँ पर प्रिपेयर होगी। तो ये सारी बात हमने की है लीज लायबिलिटी, यानी कि लीज पेमेंट आ गई, लीज पेमेंट को जब हम डिस्काउंट कर देंगे तो हमारी लीज लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आगे हमारी लीज टू बैंक कॉस्ट पे कर दिया है, कोई सेम डे पे पेमेंट हुई है, कुछ एडवांस पेमेंट हो रही है, उसको एडवांस पेमेंट हुई थी तो उसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आज कोई हम पेमेंट कर रहे हैं लीज डेट पर तो वो पेमेंट कर देंगे। और प्रोविजन फॉर ड्रॉल, यानी कि जो इंडिया 16 में होता है वही, यानी कि कॉस्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज,
कॉस्ट ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, यानी कि जिस दिन हम टर्मिनेट कर रहे होंगे उस दिन का जो एक्सपेंस हम देंगे, यानी कि कुछ उस दिन हमारे एक्सपेंस होने वाले हैं टर्म लीज के ऊपर मशीन वापस कुछ आने, उसको कंप्लीट एज इट इज स्टेट में लेके आने के लिए कोई हम एक्सपेंस होगा, कब होगा टर्मिनेशन ऑफ लीज पर, तो उसको वो जो एक्सपेंस होगा उसकी भी हम परसेंट वैल्यू ले लेंगे। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की कमीशनिंग ऑफ लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। जब आप इन सब को ऐड कर देंगे, किसको, लीज लायबिलिटी को, कोई आप उस दिन पेमेंट कर रहे हैं उसको, कोई आप एडवांस पे कर चुके हैं उसको, या कोई आपका इंडायरेक्ट कॉस्ट आया है उसको, या फिर आपकी जो रोल है इंडिया 16 के हिसाब से उसको, जब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आपके सारा मिलकर क्या बन जाएगा, RU असेट्स बन जाएगा। RU असेट्स एक के आप ट्रीट करेंगे PPE की तरह, ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह ट्रीट होगी इंडिया 16 में। सेपरेट लाइन पे आप इसको शो करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन लगाना, एमोर्टाइज करना, इम्पेयर करना, जो भी आपका इंडिया 16 कहता है PPE, जो भी इसका नेचर होगा RU असेट्स का, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करते हुए चलेंगे। क्या हुआ, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी ऐसे करके जो आपकी कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद अभी देखते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं जूम ना करूँ क्या, आपका देखिए फ़ोन एक्सचेंज हो गया, फिक्स पेमेंट हो गया, ये हो गया, देखिए हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं। आपका बचता है अभी ये वाला पोर्शन, ये फिर से वही हो गया। चलिए तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है, उसको हम अभी बाद में देखते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फर्स्ट डे पर हमने कर लिया रिकॉर्ड, अब उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ROU असेट्स को क्या करेंगे, आप कॉस्ट रिवैल्यूएशन मेथड लगाएंगे, मॉडल लगाएंगे, जो भी है इंडिया 16 नेचर ऑफ ROU असेट्स, इंडिया 16 कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल, दोनों आपको एप्लीकेबल है, जो भी जैसा। इसको रीमेजर आप कर सकते हैं, रीमेजरमेंट भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन भी हो सकती है, उसको हम आगे अभी अच्छे से देखेंगे कब रीमेजरमेंट होता है कब मॉडिफिकेशन। अब फिर डेप्रिसिएशन इंडिया 16 के हिसाब से लगेगा, कब से लगेगा, कमेंसमेंट डेट से लेकर एंड ऑफ लीज यूजफुल लाइफ, जो भी विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगी वहाँ तक हम लगाएंगे। लेकिन अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कराने के हम परचेज ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, एंड ऑफ द लीज का, कि एंड ऑफ द लीज तक की ही आपको ये लेकर चलनी है। ये एक बार देख लीजिए, एंड ऑफ लीज है या यूजफुल लाइफ, लगभग एक समान ही होती है वो शायद। एक बार हम ये चेक यहाँ पे फिर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम इम्पेयरमेंट अगर है कोई तो इंडिया 36 के हिसाब से, और डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री की वही होगी, डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू ROU असेट्स। तो हमारा ROU की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो यहीं पर होगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, मुझे लगता है एप्लीकेशन में है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है वही, एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट और हाउस टैक्स के बारे में हम ये बात कर चुके हैं। और अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम दे रही हैं तो वो लीज या ITC में नहीं आता। अच्छा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट में अगर हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन यहाँ पे नो लीज नो ITC, तो ये पार्ट ऑफ उसका था। अभी लगता कुछ ऐप में दिक्कत, हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट LSE की करनी है, यहाँ पर आ नहीं रही। अभी ऐप में कोई इशू है तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और अगली वीडियो में क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो LSE की लीज की LSE की बुक्स में मेजरमेंट कैसे होगी वो देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर देखें आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कर सकते हैं क्या इसको, यहाँ पे हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल है। देखिए कोविड में एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट की रिलैक्सेशन हमें दी गई थी, इसमें आप क्या कर सकते थे। देखिए आपके सबसे पहले तो ना 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यानी रिलैक्सेशन ड्यू टू कोविड दे पाएंगे। कि एक तो आपकी लीज की पेमेंट में चेंज हुआ था, और उस चेंज की वजह से जो आपकी लीज पेमेंट्स उसमें रिड्यूस हुई थी। कैसे रिड्यूस हुई थी कि मान लीजिए आपकी 4 पेमेंट है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 1-1 लाख रुपए की पेमेंट होती है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। लेकिन आपकी अब कितनी हो गई, 90,000 हो गई यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर आपकी वेव ऑफ हो गई। आपकी ये सेम है 1 लाख है, और ये वाले भी 1 लाख है। तो ये आपकी ये जो टोटल है, ये टोटल आपकी कितनी थी, 4 लाख थी, लेकिन अभी कितनी रहेगी, सिर्फ 290 रहेगी, तो लेस हुई है। तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, एग्जैक्ट जो पेमेंट्स है वो लेस होनी चाहिए, ये इसके अंदर आपको बताया गया है। ये इसकी पहली कंडीशन है।
दूसरी है कि ड्यू टू कोविड होना चाहिए। इसको कम करने का रीज़न सिर्फ कोविड ही होना चाहिए। कोविड के अलावा किसी दूसरे कारण से किया है तो फिर ये रिलैक्सेशन आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगी। और जो रिडक्शन है वो जो है 30 जून 2022 तक ही जो है वो होनी चाहिए। इसकी अगर कोई डेट लेटेस्ट अमेंडमेंट होगी तो एक बार देख लेंगे, लेकिन अभी तक यही था। और नो सब्सटेंशियल चेंज इन अदर टर्म एंड कंडीशन, और कोई चेंज नहीं होना चाहिए सिर्फ लीज पेमेंट के अलावा। एक बार इस डेट को अपनी बुक्स के हिसाब से लेटेस्ट जो अटैम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो जरूर चेक कर लेंगे यहाँ पर कि ये डेटा की इंक्रीज बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई। उसके बाद आप इस क्या एक्सपीरियंट है कि आप इसको क्या करेंगे, आपको क्या रिलैक्सेशन इसमें दी गई है, ये तो होगी आपकी कंडीशंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलैक्सेशन आपके पास क्या रिलैक्सेशन इसमें ये है कि जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें क्या रहेगा। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू P&L, जितने भी आपकी लीज लायबिलिटी रिड्यूस हुई है ड्यू टू लीज पेमेंट चेंजेस, आप उसको P&L से राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके फाइनेंस चार्ज आप लगाते हैं जो आप इसको चार्ज करते रहेंगे RU एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए आप यहाँ पर टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके लीज पेमेंट में चेंज होते इम्पेयर भी हुई होंगी तो इंड 36 आपका अप्लाई हो जाएगा। और ये भी आपके पास एक ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको यूज़ करें चाहे तो ना करें, नहीं तो आप इसको जो लीज पेमेंट चेंज हुए हैं आप इसको मॉडिफिकेशन की तरह यूज़ करें जो अभी आगे हमें पढ़ना था। यहाँ पर हो गई, ये भी नहीं चल रहा, चल जा भाई। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम लेसे की बुक्स में मॉडिफिकेशन ऑफ लीज जो है वो पढ़ रहे हैं होंगे। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम अब तक जो पढ़ चुके सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में RU एसेट्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लीज लायबिलिटी की। लीज लायबिलिटी में आप फाइनेंस कॉस्ट को बुक करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट या फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, यानी कि जो भी आपका डिस्काउंटिंग रेट था उसके बेस पर आप जो है हर साल अपना इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो बुक करेंगे लायबिलिटी पर। और जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो लीज लायबिलिटी से आप बैंक अकाउंट से पेमेंट करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आते हैं कंटीजेंट रेंट। अगर कोई भी आपका कोई भी आपका कंटीजेंट रेंट आता है तो उसको आप P&L में जो है डेबिट कर देंगे। कंटीजेंट रेंट कैसा आ सकता है, जैसे कोई भी आपकी वेरिएबल पेमेंट्स है जो आप ऊपर इंक्लूड नहीं हुई थी लीज लायबिलिटी लीज पेमेंट्स को कैलकुलेट करते हुए, कोई आपकी अमाउंट ऐसी है जो ड्यू टू चेंज इन जो आपके बेस था, जो रेट का बेस हमने लिया था वेरिएबल के लिए, कोई इंडेक्स था उसकी वजह से आ गई है, इंडेक्स की वजह से है, या कोई भी आपने जो रेट्स लिए थे बेस बनाया था वेरिएबल पेमेंट्स का उसमें कोई चेंज आएगा उसकी वजह से आपको कोई एडिशनल पेमेंट्स आती हैं, कोई ऐसा कंटीजेंट रेंट आता है तो उसको आप क्या कर देंगे P&L में राइट ऑफ कर देंगे। अब बात हम करेंगे इनकी रीमेजरमेंट ऑफ या फिर बात करें मॉडिफिकेशन की, कि अगर लीज लायबिलिटी को आपको रीमेजर करना पड़ सकता है, कंप्लीट मॉडिफाई करें तो क्या होगा। दोनों अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो मेन एंट्री जो इनमें होगी वो क्या होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ROU टू P&L। अगर कोई भी डिफरेंस बचता है, अगर ROU आपकी शून्य हो जाती है तो अगर ये इसकी वजह से इंक्रीज होता है इनमें लीज लायबिलिटी और ROU में तो ROU अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। अब ये कब कब होगा, रीमेजरमेंट आप कब देखेंगे। रीमेजरमेंट होगी आपकी, तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट करनी है आपको वापस से रिवाइज्ड लीज पेमेंट, जो आपके नई लीज पेमेंट्स हैं उनको डिस्काउंट करना है न्यू डिस्काउंट रेट से, यानी कि रीमेजरमेंट रेट का जो डिस्काउंट रेट होगा उससे। और किन किन केस में होगा, जब आपका तो लीज टर्म में चेंज हो रहा है यानी कि बड़ा डिफरेंस कोई आ रहा है, फिर आपने परचेज ऑप्शन में चेंज किया, यानी कि पहले आप सोच रहे थे कि आप परचेज करेंगे, अब आपने बनाया कि परचेज नहीं करेंगे, फिर आपने सोचा था पहले कि हम परचेज नहीं करेंगे और अब आपको लगता है कि हम इसको परचेज का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपका चेंज होगा और आपको रिवाइज्ड लीज पेमेंट को रिवाइज डिस्काउंट रेट के साथ करके न्यू लीज लायबिलिटी निकालनी है, उसके हिसाब से जो एडजस्टमेंट होंगे यहाँ पर लीज लायबिलिटी और एसेट्स में होंगी। उसके बाद आप बात करते हैं कि कब ऐसा होगा कि हमें ओरिजिनल रेट ही लेना है, क्योंकि लीज पेमेंट तो रिवाइज वाली लेकिन डिस्काउंट रेट ओरिजिनल वाला जो कि कमेंसमेंट पर था वही लेना है। वो जब होगा जब आपके या तो RVG यानी कि रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज, गारंटेड वैल्यू में कोई चेंज है, कोई आपकी पेनल्टीज में कोई चेंज है, या फिर वैल्यूज़ का जो इंडेक्स या अदर जो हमने बेस बनाया था या उसमें कोई चेंज, उसकी वजह से कोई मेजर चेंज आ रहा है तो उसमें की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर रिवाइज लीज पेमेंट्स को लेकिन ओरिजिनल डिस्काउंट रेट को लेकर चलेंगे, और इसको जो चेंज वही होगा, चेंज ड्यू टू RVG अमाउंट फ्यूचर लीज पेमेंट्स ड्यू टू चेंज इन इंडेक्स रेट फॉर डिटरमाइनिंग पेमेंट, ये आपके वही रीजन्स यहाँ पर लिखे हुए। तो ये आपकी बात हो गई इसमें कि कब आपका रीमेजरमेंट होगा, और रीमेजरमेंट की एंट्री भी वही है।
मॉडिफिकेशन कब कब हुआ, नोट एज सेपरेट और सेपरेट लीज। मान लीजिए आपका जो मॉडिफिकेशन हुआ वो एक सेपरेट लीज के तौर पर है। सेपरेट लीज आप कब मानेंगे, या तो कोई कंसिडरेशन में इंक्रीज हो गया या फिर स्कोप इंक्रीज हो रहा है आपका। कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्लस, ये प्लस का साइंस लेके दोनों, कंसिडरेशन भी इंक्रीज हो रहा है और स्कोप भी इंक्रीज हो रहा है। और जो आपका स्कोप इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए कोई आपने न्यू असेट्स उसमें लीज पर लिया है, उसके स्टैंड लोन प्राइस के आसपास ही आपका कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि असेट्स इंक्रीज हुई। इस असेट्स का जो स्टैंड लोन प्राइस है, यानी अगर सिर्फ असेट्स लेते जो आपकी लीज पेमेंट इंक्रीज होती उतनी ही लीज पेमेंट यहाँ पे कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है उस स्कोप के अकॉर्डिंग। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट लीज कंसिडर कर सकते हो। कंप्लीटली सेपरेट लेके चलेंगे हम, पुरानी वाले के ऊपर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं लेकर चलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सेपरेट लीज नहीं हो सकती अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे कि तो उसमें क्या होगा, रीमेजरमेंट करनी पड़ेगी लीज लायबिलिटी को। वो भी जब डिस्काउंट रेट, कौन सा डिस्काउंट रेट, रीमेजरमेंट यानी कि मॉडिफिकेशन का रेट जो होगा उस दिन का हम लेके चलेंगे। न्यू लीज लायबिलिटी, न्यू लीज पेमेंट्स, न्यू डिस्काउंट रेट। इसके बाद बात आती है कि कोई स्कोप डिक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्कोप अगर डिक्रीज हो रहा है यानी कि ROU जो करंट असेट्स है उसको, जो कैरिंग अमाउंट है उसको हम लो वापस से क्या करेंगे, पेंटल के थ्रू क्या प्रोरेटा बेसिस पर लेस करेंगे। प्रोरेटा बेसिस पर यानी उसकी एंट्री क्या होगी, लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ROU असेट्स टू P&L जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा। और ये जो अमाउंट्स आएंगे यहाँ पर वो आएंगी प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस यानी कि बुक वैल्यू और जो भी आपका स्कोप कम हुआ है उसकी परसेंटेज की। आपको मान लीजिए 10 साल की आपकी लीज पीरियड था, लेकिन अब आपका वो 7 साल हो गया, यानी कि वो 30% का उसमें डिक्लाइन आ गया। तो यहाँ पे आपका 30% जो आपकी बुक वैल्यू उसको आप लेस कर देंगे। अब मान लीजिए आपकी ऐसा, मान लीजिए कोई लीज टर्म रिड्यूस हो रहा है कि लीज टर्म रिड्यूस में क्या करेंगे, लीज लायबिलिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आपका लीज पेमेंट वेव्ड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू इनटू में ओल्ड डिस्काउंट रेट अगर आपका है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो डेबिट में लीज लायबिलिटी को कम करेगी। और एसेट्स की क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू इनटू लीज टर्म वेव्ड अपॉन अवेलेबल, यानी कि 3/10 यहाँ पर ऐसे वैल्यू करके हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसको हम परसेंट कहाँ कहाँ करेंगे। इसमें आपकी ROU असेट्स है तो उसको सेपरेट लाइन ऑफ असेट्स में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में या नोट्स में सेपरेट लाइन दिखाएंगे। लीज लायबिलिटी है उसको सेपरेट लाइन दिखाएंगे बैलेंस शीट और नोट्स में। आपका जो भी डेप्रिसिएशन है और इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट आता है उसको आप P&L में अलग से दिखाएंगे सेपरेट लाइन में। पेमेंट अगर आप जो कर रहे हैं लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट की, उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मान लीजिए आप इसके में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट लगाया था, शॉर्ट टर्म लीज थी या फिर लो वैल्यू लीज थी, तो जो है वो आपको जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो में, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें बनाएंगे वहाँ पे। लेसी को क्या क्या डिस्क्लोजर करने की जरूरत है, डिस्क्लोजर इन सिंगल नोट या सेपरेट सेक्शन में आप डिस्क्लोज करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म लीज है तो उसके वेरिएबल, शॉर्ट टर्म लीज है तो वो बताएंगे, वेरिएबल लीज पेमेंट्स कितनी है वो बताएंगे। इनकम सब लीजिंग इन नोट्स में, मतलब आप सब लीज कर रहे हैं तो वहाँ से क्या इनकम हमारी आप उसको भी अलग से बताएंगे। लीज एक्टिविटी का आप नीचे बताएंगे, फ्यूचर कैश फ्लो बताएंगे, या फिर आपका RVG वेरिएबल बेस्ड पेमेंट सब आपको उसमें बताना है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट अप्लाई अगर आपने किया है उसका भी डिस्क्लोजर अलग से देना है। तो यहाँ पर हमारी बात जो है ख़त्म होती है बुक्स ऑफ लेसी की। अब बात रहती है बुक्स ऑफ लेसर की, और वो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनकी। तो बुक्स, चलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ लेसर की बात भी हम यहीं पे से कर लेते हैं। टॉपिक है या फिर अलग वीडियो में करना चाहेंगे, चलिए हम पहले फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन की कर लेते हैं। बुक्स ऑफ लेसर कंप्लीट हम अलग से कर लेंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो है इंडिया 116 में आ रहे हैं, यानी कि आप पहले क्या थे, इंडिया 17 का पार्ट था, इंडिया 17 अप्लाई कर रहे थे, तो आप आपके पास 3 तरीके, आपके पास मेनली 2 तरीके हैं बेसिकली। इसके एक तरीके का, लेकिन आगे जाके 2 और इशूज आते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 3 तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। सबसे पहला है फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, यानी कि जब से आपने लीज शुरू की थी, जहाँ से आपने लीज शुरू की थी वहाँ से लेके वहाँ से सारी कैलकुलेशन करते हुए जहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं आज फर्स्ट टाइम, वहाँ तक आप आए वापस, आप पूरे जो आपको ROU साइड से लीज लायबिलिटी उसको फुल रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे आप कैलकुलेट करें। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर पे हैं जहाँ से हमने इंडिया 116 लगाना शुरू किया है, और जितनी भी एसेट्स लायबिलिटी है उसको एडिशनल बैलेंस शीट में शो करें, जो डिफरेंस है उसको आप रिटेन अर्निंग में ले जाएं। और कंपेरेटिव डेटा भी बनाए कि डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट लगने की वजह से कितना होगा, उसका इंडिया 17 का क्या इफेक्ट आएगा, या फिर जितना भी इफेक्ट पहले था उसको भी एलिमिनेट करेंगे हम उस कंपेरेटिव डेटा में। इसके बाद जो दूसरा मेथड आपके पास आता है वो होता है मॉडिफाइड या रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसमें सबसे पहले कि ROU और लीज लायबिलिटी को जो है
आप कैलकुलेट करें डेट ऑफ एप्लीकेशन की, IBR लें किस कब का, डेट ऑफ एप्लीकेशन का, उसको आप कैलकुलेट कर लें। और जो ROU एसेट्स है उसको पूरा रेट्रोस्पेक्टिव बेस पर लेके जाए, उसको फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट डे पर उसका क्या बैलेंस होगा, फर्स्ट डे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AS 116 पे क्या वैल्यू होगी वहाँ पर लेके आएँ। फिर ROU एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करें और जो रिटेन अर्निंग है उसके ऊपर डिफरेंसेस ले जाएँ बाकी का। FM मेथड 2 जो है आज की डेट पे, यानी कि एप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इंडिया 16 की 116 की, उस दिन आप कैलकुलेट कर ले ROU को भी और लीज लायबिलिटी को भी, उसी दिन आप रिकॉर्ड कर लें और जो भी डिफरेंस है रिटर्न रह जाए पिछले सालों में आप जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड जो ये 2 मेथड है, इसमें आपको ना तो एडिशनल बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, ना ही कंपेरेटिव बनाने की जरूरत है। तो ये करके आपके फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। अब इसमें हमारी 2 चीज़ें रहेगी, एक तो सब लीज, सेल एंड लीज बैक, और बुक्स ऑफ लेसर। सब लीज भी हम देख लेते हैं, चलिए। सब लीज में क्या होगा कि एक लेसर है, उसने किसी एक लेसी है, इसने यहाँ पर दी, और अब इस लेसर ने दोबारा से किसी को लीज पर दे दी। तो अब इसमें क्या होगी, एक दी तो ये लेसर ये लेसी, जब इसने आगे दी तो इस वाली उसके लिए यही जो पर्सन है ये क्या होगा, लेसर हो गया, नेक्स्ट वाला लेसी हो गया। तो जब हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो लेसर की है, नॉर्मल जो हम अभी देखेंगे उस तरह से करेंगे। इस जो ये लास्ट वाला है जो सब लीज की गई, इसको भी एज लेसी नॉर्मल जो एक लेसी की होती है, हम अभी तक जो रीड किया है वो उसके हिसाब से करेंगे। अब हम बात करते हैं इस पर्सन की जिसने लीज पर ली भी है और लीज पर दी भी है। एक देखिए किसकी बात होगी, इनकी, ये लेसर भी है और लेसी भी है। तो एक बार तो इनकी लेसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे एंट्री, और एक बार एज ए लेसर करेंगे हम एंट्री। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, जो आपने IRR यानी कि जो भी आपने डिस्काउंट रेट लिया था वो सेम लेंगे, एज ए लेसी भी एज ए लेसर भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अगर आपने लिया हुआ है जब आपने लीज पर ली थी, यानी एज ए लेसी आपने प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यहाँ पे यूज़ कर लिया था, तो आप इसको ऑपरेटिंग लीज मान कर चलेंगे। ऑपरेटिंग फाइनेंस का हम अभी पढ़ेंगे लेसर के केस में। सब लीज के लिए आप वापस देखेंगे, क्योंकि आप एज ए लेसर देखे रहे होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। और जो बाकी आप एज यूजुअल करेंगे, एक बार लेसर के हिसाब से एंट्री और क्लासी के हिसाब से एंट्री उसमें चलेगी। तो ये आपका पार्ट हो गया सब लीज का। आपके दो, अब इसमें आपकी सिर्फ 2 ही चीज़ें बची हैं, एक लेसर और एक आपका जो है सेल एंड लीज बैक। ये दोनों जो है ये देख लेते हैं सेल एंड लीज बैक को, फिर लेसर के सिर्फ लेसर रह जाएगा आपका, वो एक अलग से हम वीडियो बनाकर उसमें कवर कर लेंगे। सेल एंड लीज बैक में क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपने क्या किया कि एक ही एसेट्स को आपने पहले सेल की, अपने एक एसेट्स को पहले सेल किया और फिर उसी पर्सन से सेम एसेट्स को ही हैंड टू हैंड आपने क्या किया, लीज बैक में ले लिया। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या सेल करते हो आपके इंड AS 115 जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या का जो स्टैंडर्ड है, क्या वो एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, क्या उसकी सारी कंडीशंस मैट होती हैं। अगर नहीं होती तो आप 109 के हिसाब से क्या कर देंगे यहाँ पर कि जैसे हमने कोई उस पर्सन को से जो है लोन की एंट्रीज होती हैं वैसे ही की हुई हैं, तो आप लोन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी कंडीशंस मैट हो जाती हैं, यानी कि आपने सेल किया है, अपने पैसे ले लिए, एसेट्स दे दिए, फिर एसेट्स को लीज बैक ले लिया, ठीक है, आपकी सेल की कंडीशंस मैट नहीं हुई, तो हम मानेंगे कि हमने जो है उससे लोन लिया हुआ है, पैसे जो है तो एसेट्स तो हमारे पास ये है और हमने पैसे ले लिए जिसको हम धीरे धीरे जो हमारा रेंट होगा हम मानेंगे वो हमारे लोन की रीपेमेंट्स। अगर कंडीशंस मैट हो जाती हैं, कंडीशंस मैट हो जाती है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एडिशनल कंसिडरेशन ओवर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स से अगर कोई भी ज़्यादा हमने अमाउंट लिए तो उसको हम क्या करेंगे, लोन के हिसाब से एडिशनल कंसिडरेशन को लोन मान लेंगे कि भाई एसेट्स हमने बेच दी। मान लीजिए एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 1 लाख की और हमारी जो कंसिडरेशन है वो है 1.2 लाख, यानी कि 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को क्या मान लेंगे यहाँ पर कि 20,000 हमारा लोन है, क्या होगा हमारा फर्स्ट, कि हम पहले ये देखेंगे। लेकिन और फिर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सेल ऑफ एसेट्स को, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट जो फेयर वैल्यू है टू एसेट्स आ गई, और जो P&L है यहाँ पर आ गई बुक वैल्यू, और P&L में यानी कि यहाँ पर आ गया आपकी फेयर वैल्यू यानी कि 1 लाख। मान लीजिए बुक्स में 80,000 की थी, अब हमारे सेल ऑफ जो PP है एसेट्स है वो होगा 20,000 का। इसके बाद जो हम करेंगे इसमें थर्ड एंट्री, फिर करेंगे रिकॉर्ड एसेट्स ऑन लीज, यानी कि ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट आपने लीज पर लिया तो आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, नोट ए पार्ट ऑफ। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ कैसे कैसे आएंगी वो देखिए। एंट्री तो वही ROU एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू P&L बैलेंसिंग फिगर। ROU एसेट्स आपकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की
वो जो आप करेंगे रिकॉर्ड असेट्स ऑन लीज आर यू असेट्स अकाउंट डेबिट, वो होगी आर यू इन बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट्स डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट। जो आपकी आर यू होगी कैलकुलेट करते हुए इंडिया 116 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जो पहले सीखा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बुक वैल्यू से, डिवाइड कर देंगे फेयर वैल्यू से, वो आपकी आर यू एसेट्स की एंट्री में आ जाएगा। और आपका लीज लायबिलिटी का कौन सा हिस्सा आपका पार्ट नहीं बनेगा, ये देखिए आपकी जो भी एडिशनल फंडिंग होगी, यानी कि जो 20,000 की फंडिंग थी उसमें से आप पर ईयर की जो लीज पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रही है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो अमाउंट आएगी इस कैलकुलेशन से, जो अमाउंट आएगी इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगी वो आपका पार्ट नहीं बनेगी। यानी कि इस एंट्री में यहाँ पर जो आपकी लीज लायबिलिटी आई, उसमें से आप क्या लेस कर देंगे, ये वैल्यू लेस कर देंगे जो आपकी इस कैलकुलेशन से आई है। इस कैलकुलेशन से आई वैल्यू को लीज लायबिलिटी से लेस कर देंगे तो आपकी एक्चुअल लीज लायबिलिटी आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी। थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। लीज आपने पहले आर यू एसेट्स कैलकुलेट की, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट की जैसा नॉर्मली करते हैं, तो आर यू एसेट्स की वैल्यू कैसे लेंगे, जो आपने कैलकुलेट किया आर यू एसेट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे बुक वैल्यू से और डिवाइड कर देंगे फेयर वैल्यू से जो भी एसेट्स की थी। यानी कि बुक वैल्यू क्या थी 80,000 और ये फेयर वैल्यू कितनी है 1 लाख, यानी कि 80% यहाँ पे आर यू एसेट्स का हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपकी टोटल लीज लायबिलिटी आई उसमें से हम एक वैल्यू लेस करेंगे और वो आपकी हो जाएगी एक्चुअल लीज लायबिलिटी, जो इस एंट्री का पार्ट बनेगी, अब ये वैल्यू क्या लेस करेंगे हम, ये वैल्यू हम लेस करेंगे ये वाली, जो भी आपका एडिशनल फंडिंग थी, यानी हमारे एग्जांपल में ये 20,000 पर ईयर जो आपका लीज पेमेंट है, यानी कि आपको जो एनुअल पेमेंट्स करनी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा P&L। तो आपका लीज में सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, वो है आपका बुक ऑफ लेसर। इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आपकी फीडबैक है, आपकी कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट में डालना, बिल्कुल ना बोले। लास्ट डे पर ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाली है। आपको इंडिया 116 आ रहा था, सिर्फ आपको रिवाइज करना है एग्जाम से एक दिन पहले, फटाफट या एग्जाम वाले दिन फटाफट आपको एक बार ये सुनना है और आपका सारा रिवाइज यहाँ पर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद। है दोस्तों, ये हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लीज इंडिया 116 में क्या पेंडिंग है, सिर्फ बुक्स ऑफ लेसर। तो ये हम इसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बुक्स ऑफ लेसर अब हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर बुक्स ऑफ लेसर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो लीज है उसको आपको क्लासीफाई करना है, क्या वो ऑपरेटिंग है या वो फाइनेंस है। अभी कैसे हम जो है क्लासीफाई करेंगे, और ऑपरेटिंग आपकी मानी जाएगी अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो। बड़ा सिंपल है, फाइनेंस लीज नहीं है तो वो क्या होगी आपकी ऑपरेटिंग। अब देखते हैं कि फाइनेंस लीज कब होगी। फाइनेंस लीज का मतलब है अगर आपने ट्रांसफ़र कर दिया ऑल राइट और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप, आपने जितने भी उसके बेनिफिट हैं, कोई भी उसका रिस्क है, वो सारा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम मान लेंगे कि वो फाइनेंस लीज है। और ये कब मानेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, आइए उन कंडीशंस को हम देखते हैं। कंडीशंस क्या कहती हैं कि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मान लेंगे फाइनेंस लीज है। आप परचेज ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसा परचेज ऑप्शन जो प्राइस है लोअर देन द फेयर वैल्यू एंड लीज लेसी जो एक्सपेक्टेड टू ऑप्ट, आपको अपने ओनरशिप ट्रांसफर का उसमें एग्रीमेंट में हो गया, तो वहाँ पे चलो आपकी फाइनेंस लीज होगी। आपने परचेज ऑप्शन दिया और वो ऑप्शन ऐसा दिया कि फेयर वैल्यू से बहुत कम प्राइस है, थोड़ा भी कम प्राइस है, और ऐसा प्राइस है, कम प्राइस है कि आपको लेसी भी ले लेगा उसको कि हाँ भी हम परचेज कर लेंगे, तो आपकी फाइनेंस लीज होगी। आपका जो लिस्ट में वो एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट कवर कर लेता है, कि मान लीजिए एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल के, 10 साल तक ही उससे बेनिफिट ड्राइव किया जा सकता है, और आपने उसको 7 साल के लिए, 8 साल के लिए या 9 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं, तो हम मान लेंगे ICI जो इसमें 60% लेकर चलती है, इंटरनेशनली IFRS में 90% लेते हैं, तो हम यहाँ पर 60% को लेकर ही चलेंगे। ICI के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा, जनरली ICI क्या लेती है 60% लेती है। या फिर एक अगली कंडीशन है, जो आपकी एसेट्स है वो स्पेशलाइज्ड इन नेचर है, यानी कि स्पेशली उस लेसी के लिए, उस लीज के लिए ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं, और कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस के बिना कोई और पर्सन उसको यूज़ नहीं किया कर सकता, तो हम मान लेंगे कि ये भी लीज जो आपकी फाइनेंस लीज है। या फिर जो है आपके लीज के इंसेप्शन पे, यानी कि कमेंसमेंट पर, शुरुआत पर, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स के लगभग आपके
मान लीजिए आपकी असेट्स की वैल्यू है 100 करोड़, और जो आपने लीज पेमेंट्स ली उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपके 99 करोड़, 95 करोड़। तो लगभग देखा तो हमने उसकी एसेट्स की वैल्यू ले ही ली लीज पेमेंट्स के थ्रू। तो अभी हम इसको क्या कर लेंगे, फाइनेंस लीज ही ट्रीट करके चलेंगे। तो ऐसे करके फाइनेंस लीज यहाँ पर हमारी ट्रीट हो जाएगी। परसेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आपको वही पता है, फिक्स्ड वाले हैं, इन सब्सटेंस, फिक्स्ड प्राइस, वेरिएबल, आरवीजी, पेनल्टी, परचेज ऑप्शन को सारा हम ले लेंगे। या फिर हम ऐसे कह लें कि जो भी फेयर वैल्यू होगी उसमें से अगर हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हटा दें और उसको हम डिवाइड कर दें एन्युटी फैक्टर से, लीज टर्म जो भी लीज पीरियड है उसमें, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके बाद हम जब बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग हो गया। अब फाइनेंस ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग। क्योंकि अगर ये सारी कंडीशंस मैट नहीं होती, ना तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ना परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर उसमें लेसी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं हम कि ऑप्ट करेगा, लीज टर्म कम है 60% से, असेट्स की स्पेशलाइज नेचर नहीं है, सब्सटेंशियल वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, तो जब ये सारी कंडीशन मैट नहीं होंगी, यानी कि जब ऐसा होगा कि इनमें से एक भी कंडीशन मैट होगी तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग। अब बात करते हैं इनमें इनकी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर आप मैन्युफैक्चर या ट्रेडर हैं तो अलग होगी, और मैन्युफैक्चर ट्रेडर नहीं है यानी कि आप क्या फाइनेंसर है, फाइनेंस फील्ड में है, तो अलग होगी। थोड़ा सा ही फर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडर हैं तो क्या होगा। अगर आप ट्रेडर मैन्युफैक्चर हैं तो जो भी आपके लीज रिसीवेबल होंगे, जो भी आपकी परसेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रही है, उसको आप क्या कर लेंगे, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, आप उसको रेवेन्यू बुक कर लेंगे आज की डेट में, और लीज जो अमाउंट उसको रिसीवेबल बुक कर लिया। उसके बाद जो आपकी अनगारंटेड वैल्यू है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी लीज रिसीवेबल बनाएंगे। बाकी और जो असेट्स है आप उसको असेट्स को बुक्स में से हटाएंगे, तो असेट्स बुक वैल्यू करके आप इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर चला जाएगा। ये दोनों मिलकर आपकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए एक मिनट, ये जो आपकी सारी अमाउंट्स हैं, जो आपके ये वाली प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू मिलकर आपको, इसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। ये आप याद रखिएगा, इसका आगे पॉइंट आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आप अलग से जो लीज रिसीवेबल है उसकी सीट बनाएंगे और बुक करेंगे फाइनेंस इनकम को, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम टू लीज रिसीवेबल। फाइनेंस इनकम को बुक कैसे करेंगे, वही आपकी एंट्री कि लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, और ये किससे होगा, जो आपका डिस्काउंट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कैलकुलेशंस होगी। जो आप लीज रिसीवेबल की शीट बनाएंगे उसमें आपकी कैलकुलेशंस आएंगे, और जब आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आएगी तो उसका पहला हिस्सा फाइनेंस इनकम का, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो लीज रिसीवेबल के लिए आ गया। और फिर आपका कोई भी बैंक के आपके जो भी इंसिडेंटल डायरेक्ट जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हैं जो स्टार्टिंग में लगे आपके, वो आप राइट ऑफ कर देंगे एक्सपेंस, उसके आप वैल्यू को लीज रिसीवेबल इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से P&L में बुक होंगे। यही मेजर डिफरेंस है जो आप देखेंगे यहाँ पर आकर। जो आपका ट्रेडर है उसमें क्या होगा, जो आपकी एंट्री हो रही होगी लीज रिसीवेबल अकाउंट की, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर। ग्रोस हमने यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग किया था, इन दोनों को मिलाकर जो है नेट को यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। तो कैसे देखिए IDC यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जो ऑफिस का पार्ट बन रही है, टू असेट्स की बुक वैल्यू, और जो बाकी बच जाएगा वो हम P&L में कर देंगे डेबिट हो क्रेडिट हो, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी आपको वही करना है, लीज लायबिलिटी की शीट बनानी है, फाइनेंस इनकम को बुक करना है, लीज रिसीवेबल की लायबिलिटी लीज रिसीवेबल की शीट बनानी है, फाइनेंस इनकम को बुक करना है, और ये कैसे होंगी, ठीक है जी, ये आ गई इंसेंटिव और IDC, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम लीज रिसीवेबल, सेम टाइप की वही एंट्री यहाँ पर हमारी आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्नड इनकम। हाँ, कई बार जो है ऐसे पूछ लेते हैं कि आपकी अर्नड इनकम कितनी है, तो आप ग्रोस में से नेट इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे। नेट इन्वेस्टमेंट तो आपने देख ही लिया कि आपकी लीज पेमेंट की परसेंट वैल्यू हो गई, और URG अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की परसेंट वैल्यू होगी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं इसको, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम, जो परसेंट वैल्यू ऑफ LP प्लस UGRV को हम यहाँ पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट लेकर बोलते हैं।
ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस UGR यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट के करंट लेके चलेंगे तो उसमें से हम क्या निकाल देंगे, नेट इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ हो जाएगी अर्नड इनकम। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज में हम कैसे करेंगे, आप जो डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट लॉस से खुद बुक करेंगे, यानी कि आप असेट्स बुक में से यहाँ पर नहीं हटाएंगे। फाइनेंस लीज से हम असेट्स बुक में से हटा देते हैं, तो यहाँ पर असेट्स को हम बुक में रख के ही चलेंगे। यानी कि जो डेप्रिसिएशन है हो गया, हाँ डेप्रिसिएशन वगैरह लेसरी बुक करके जो चलेगा। जो आपकी जितनी भी टोटल जो एग्रीड लीज पेमेंट्स है उनका जो लीज रिसीवेबल आ रहा है उसमें से आप जो भी इंसेंटिव वगैरह आप उसको हटा देंगे, उसको डिवाइड करेंगे लीज टर्म से, और इसको आप SLM बेसिस पे आगे बुक करते हुए चलेंगे। इंडायरेक्ट कॉस्ट को जो है आप पार्ट ऑफ असेट्स आपका बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका इंसेंटिव वगैरह है उसमें से क्या करेंगे, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही थी उसको। फिर आपको यहाँ पे चलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल टू लीज इक्वलाइजेशन, हर ईयर पर ईयर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बैंक अकाउंट की यहाँ पे आ गई, और जो बाकी बच के आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। और ऐसे करके अर्नड फाइनेंस इनकम आपकी ये आ गई, ठीक है। ये पर ईयर की वैल्यू यहाँ से हम ले ली, ये हमने यहाँ पे, ये आपकी हो गई IDC पेमेंट। कोई इंसेंटिव IDC है तो क्या करते हैं, IDC को हम लेके जाएंगे असेट्स में, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके, और इंसेंटिव अगर कोई है तो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लीज रेंटल आपका यहाँ से आगे जो ऊपर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। लीज रेंटल कौन सा है आपका, ये जो ये वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी ये वाली, ये वाली जो वैल्यू है ये, यहाँ ये टोटल लीज रिसीवेबल जितने आपके मिलने हैं उसमें से अगर आप इंसेंटिव हटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ओवरऑल को लीज टर्म से, तो आपका पर ईयर के लीज टर्म आपकी लीज रिसीवेबल आ गया, यानी कि जो आपकी इनकम आनी है तो आप उसको बुक कर लेंगे। जब इनकम आएगी उसको आप बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल्स, और बाकी जो बैलेंस बचेगा यानी कि आपकी इनकम का पार्ट और बैंक अकाउंट का जो डिफरेंस होगा उसको हम डाल देंगे लीज इक्वलाइजेशन में। बस 1 साल चलेगा, वो लास्ट में जाकर नेट ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं मॉडिफिकेशन में। सबसे पहले तो जो मॉडिफिकेशन है इनके पास यहाँ पर कोई भी आपका जो है एक्सपीरियंट का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट है कोई रिलैक्सेशन लेसर के पास नहीं है, इसको हमने कहीं लिखा हुआ भी होगा, ये देखिए हमारे पास कोई भी लेसर के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट नहीं है, और लीज इक्वलाइजेशन जो है वो अपना आप एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि आपने कोई न्यू असेट्स लीज पर दिया है, उसका वही कंसिडरेशन क्या स्टैंड अलोन प्राइस पे, तो उसको अलग लेनी चाहिए, LIC के उसमें हमने देखा था। अगर नहीं है तो आपकी मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, आपकी पहले फाइनेंस लीज थी और अब ऑपरेटिंग लीज हो गई है, ऐसा है तो आप क्या करें, एसेट्स को वापस से बुक कर लें जो आपने फाइनेंस लीज में हटा दी थी, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो होती है, तो बुक वैल्यू पे ले आएँ उसको। कौन सी बुक वैल्यू, लीज रिसीवेबल, जो भी आपका लीज रिसीवेबल उसको आप डायरेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर कर दें, और फिर जो ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। आपकी ऑपरेटिंग लीज थी, फाइनेंस लीज हो गई है, तो अब क्या करना, फाइनेंस लीज के हिसाब से एंट्री करनी है, जो बैलेंस जितना भी था आपको इक्वलाइजेशन में जो बैलेंस अभी तक आ रहा था उसको क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें, P&L में डाल दें। मॉडिफिकेशन हुआ पर ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग ही रहेगी, तो जो भी चेंजेस आप उसको अगले नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्रोस्पेक्टिवली चेंजेस कर दें। फाइनेंस लीज थी, फाइनेंस लीज ही रह गई, तो जो न्यू रिसीवेबल्स आपके आ रहे हैं कैलकुलेशंस करके उसको आप रिकॉर्ड कर लें, जो पुराने हैं उसको आप राइट ऑफ कर दें, और जो बैलेंस आ गया उसको भी क्या करें, P&L में ले जाएं। इसके बाद में कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, इसके साथ ही हमारा इंडिया 116 खत्म हो जाएगा। P&L ऑन सेल ऑफ असेट्स है, कोई आपको जितनी भी है फाइनेंस लीज में, फाइनेंस इनकम कितनी है, लीज रिसीवेबल क्या है आपकी, करंट कितनी है, नॉन करंट कितनी है, इसको अलग अलग से दिखाना है, बैलेंस शीट में भी अलग दिखाना है, और आपको डिस्क्लोजर्स में भी देना। आपके ऑपरेटिंग लीज की इनकम कितनी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको सारी जो है यहाँ पर दिखाकर चलनी है। तो इसी के साथ हमारा इंडिया 116 लीजेस कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, इसमें हमने सब कुछ देख लिया। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नए इंडियाज़ के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।